नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल नीलेश जीएस क्लासेस में। तो कल हम लोगों ने पाचन तंत्र के बारे में चर्चा की थी और पाचन तंत्र में हमने आपको उसके अंगों के बारे में भी परिचित कराया था कि हम लोगों को कौन कौन से अंग पढ़ना है, उनमें कौन कौन सी ग्रंथियाँ पढ़ना है, इन सब के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी। ठीक है, तो आज जो हमारा सबसे पहले टॉपिक है तो वो पढ़ेंगे हम मुख गुहा से। ठीक है, तो मुख गुहा की यदि हम बात करें, मुख गुहा, मुख गुहा की अगर हम सबसे पहले स्थिति की बात करें तो हमने आपको बताया था कि जो मुख गुहा की संरचना होगी वो इस प्रकार से होगी। ये है अपना मुख गुहा। ठीक है, ये है अपना मुख गुहा। ठीक है, तो यदि हम मुख गुहा की बात करें तो इसे हम लोग बांटेंगे तीन प्रकार से, देखेंगे इनको हम, है ना, कितने, तीन प्रकार से। तो जो सबसे पहले हम इसमें अध्ययन करेंगे मुख गुहा के अंतर्गत, तो सबसे पहले मुख गुहा में क्या आता है, अपने दांत। सबसे यहाँ पे क्या आते हैं, दांत आते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे इनमें दांत। ठीक है, दांत के बाद यदि हम बात करें तो उसमें क्या आएंगे, अपनी जो मुख के अंदर पाई जाती हैं ग्रंथियां। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करेंगे ग्रंथियों की बात, या लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोगों ने भोजन लिया, अब भोजन में सबसे पहले भूमिका किसकी होती है, तो वो होती है दांतों की, क्योंकि दांत उस भोजन को पीसने के और बीसने के काम में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है लार ग्रंथियां। इसकी भूमिका क्या रहती है कि भोजन को चिकना और मुलायम बनाने के लिए, ताकि उसे आसानी से अंदर निगला जा सके। ठीक है, तो दूसरी भूमिका होती है लार ग्रंथियों की। अब लार ग्रंथियों के बाद की यदि हम बात करें तो फिर आती है जीभ। ठीक है, तो उसके बाद करेंगे हम लोग जीभ की चर्चा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मुख गुहा के सभी भागों को अभी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले यदि हम बात करें तो हम बात करेंगे दांत। दांत, ठीक है, दांत, दांत की यदि हम बात करें तो हमारे मुख में कितने प्रकार के, चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से, वो हम अभी चर्चा करेंगे इस पे। सबसे पहला जो भाग है वो कहलाता है कृंतक। कृंतक या इंसीजर, इंसीजर। ठीक है, दूसरा जो प्रकार है वो है हमारा रदनक, रदनक या केनाइन। तीसरे जो प्रकार की बात यदि हम करें तो वो होते हैं अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक या प्रीमोलर, या प्रीमोलर। और चौथे अगर हम प्रकार की बात करें तो वो होते हैं चवर्णक या मोलर। ठीक है, तो जो दांतों के प्रकार होते हैं वो होते हैं चार प्रकार के। एक होता है कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है, अब इन दांतों के हम कार्य की बात करेंगे। कार्य, कौन से वाले दांत का किस प्रकार का कार्य होता है ये अभी हम देखेंगे। तो जो कृंतक वाला भाग है, कृंतक, कृंतक, कृंतक का जो भाग है या अपन इसको इंसीजर बोलते हैं,
इसका काम होता है काटने का। काटने का, जैसे हम लोगों ने भोजन ग्रहण किया, अब उसको जो काटने के लिए अगर हम मतलब के जो कार्य करता है वो कार्य करते हैं हमारे इंसीजर या कृंतक। भोजन को काटने के लिए, काटने के लिए, काटने का के लिए या काटने का कार्य करते हैं। ठीक है। दूसरी यदि हम बात करें रदनक की, तो जो रदनक का कार्य रहता है वो होता है चीरफाड़ या फाड़ने के लिए। भोजन को या फाड़ने के लिए, फाड़ने का कार्य। अब आप कहेंगे कि भोजन को कैसे फाड़ने का कार्य, तो जो ये वाले दांतों की भूमिका रहती है, ये जो मांसाहारी व्यक्ति होते हैं उनके लिए मतलब कि जो फाड़ने का कार्य होता है वो भूमिका ये निभाते हैं। ठीक है, उनको कहते हैं हम लोग रदनक। क्वेश्चन पेपर में यदि क्वेश्चन आए कि रदनक की भूमिका क्या होती है, या क्वेश्चन आए कि मांसाहारी में जो रदनक का कार्य होता है वो क्या होता है, तो वो होता है फाड़ने का कार्य। या मांसाहारी में फाड़ने का कार्य कौन से प्रकार के दांत करते हैं, तो वो आएंगे हमारे रदनक। समझ में आई। इसके बाद यदि हम बात करें तो अग्रचवर्णक या प्रीमोलर, अग्रचवर्णक या प्रीमोलर, और चौथे प्रकार जो हमारा है चवर्णक। पीसने का कार्य, क्या पीसने का कार्य, भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, पीसने का कार्य करते हैं। तो दांतों के कितने प्रकार हम लोगों ने पढ़े, 4 प्रकार, कृंतक, इंसीजर, रदनक, केनाइन, अग्रचवर्णक, प्रीमोलर और चवर्णक मोलर। कृंतक की जो भूमिका होती है वो काटने का कार्य करते हैं, रदनक फाड़ने का कार्य करते हैं, अग्रचवर्णक और चवर्णक करते हैं पीसने का कार्य। ठीक है, तो ये हो गए हम लोगों ने दांतों के प्रकार पढ़े हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे, ये आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अब हम देखेंगे जो हमारे दांत का जो ये ऊपरी भाग है, जैसे जो दांत हैं, तो यदि हम दांत के सबसे मजबूत पदार्थ की बात करें, सबसे मजबूत पदार्थ जो हमारे दांत जुड़े होते हैं, यहाँ ऊपर एक परत पाई जाती है इनेमल पदार्थ। इनेमल पदार्थ की सहायता से ही यह हम लोगों के दांत चिपके रहते हैं आपस में। ठीक है, तो ये दांत का नहीं, यदि शरीर का या शरीर के सबसे मजबूत पदार्थ की बात करें तो वो है इनेमल। इनेमल याद रखना है। ठीक है, या ये है इनेमल। ठीक है, अब यदि हम दांत के या शरीर के सबसे मजबूत, पूरे शरीर की बात कर रहे हैं, शरीर के सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो वो है मैंडिबल। मैंडिबल कहाँ पाई जाती है, ये जो हमारे जो नीचे की ये जबड़े की हड्डी होती है ना, ये मैंडिबल कहलाती है। यह सबसे मजबूत हड्डी होती है मैंडिबल। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इतनी चर्चा दांत के विषय में कर ली है। ठीक है, एक चीज और, मनुष्य में जो दांतों की संख्या होती है, मनुष्य में
जो दांतों की संख्या होती है, दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 32। तो याद रखना कि जो इसमें 20 प्रकार के दांत होते हैं ये दोबारा आ जाते हैं। 20 प्रकार के दांत दोबारा आते हैं, एक बार गिरते हैं फिर आते हैं, ठीक है, दोबारा आते हैं। और जो 12 दांत होते हैं, 12 प्रकार के दांत, यह बाद में आते हैं। जैसे सबसे पहले 20 दांत हुए तो वो जैसे हम लोग थोड़ी से बड़े हुए या किशोरावस्था में आए तो वो गिर जाएंगे, तो वो दोबारा आएंगे। उसके बाद फिर ये 12 दांत जो हैं ये बाद में आते हैं, 12 दांत बाद में आते हैं, ठीक है। तो टोटल दांतों की संख्या कितनी हो गई? टोटल दांत हो गए अपने 32, ठीक है, ये आपको याद रखना। और जो हमारी अक्कल डांड होती हैं, अक्कल डांड यहाँ जो बाद में निकलती हैं, है ना, तो जो अक्कल डांड है उसको आप याद रखना। जो अक्कल डांड है, अक्कल डांड है, यह मानव शरीर में क्या है? अवशेषी अंग है। इन्हें अवशेषी अंग की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो दांत के विषय में हम लोगों ने इतनी चर्चा कर ली है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारी क्या? ग्रंथियां या लार ग्रंथि, ठीक है। तो आप लोगों को लार ग्रंथियों के बारे में अच्छे से देखना है। दांत के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ग्रंथियां, ठीक है। तो जो ये लार ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, ठीक है। लार ग्रंथियों का कार्य क्या होता है? लार ग्रंथियों का कार्य होता है हमारे मुख में भोजन को, मतलब कि भोजन में बहुत अधिक मात्रा में उसे चिकना और लुब्धा बनाने के लिए है, ताकि यह शरीर के अंदर बड़ी आसानी से प्रवेश कर सके, ठीक है। तो यह हो गए लार ग्रंथियां। अब यदि हम लार ग्रंथियों की बात करें तो मानव शरीर में कितने प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं? तो ग्रंथियां होती हैं कुल 3 प्रकार की। कितनी? लार ग्रंथियां होती हैं 3 प्रकार की, 3 प्रकार की, ठीक है। कौन कौन सी ग्रंथि होती हैं? तो सबसे पहली होती है पैरोटिड, पैरोटिड, ठीक है। दूसरी ग्रंथि जो होती है लार ग्रंथि है वो होती है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, ठीक है। और जो तीसरी लार ग्रंथि होती है वो होती है सबमैक्सिला, सबमैक्सिला, ठीक है। अब याद रखना कि जो ये पैरोटिड लार ग्रंथि है ये कहाँ पाई जाती है? सबलिंगुअल कहाँ पाई जाती है और सबमैक्सिला कहाँ पाई जाती है, ठीक। तो जो ये पैरोटिड की यदि हम बात करें तो पैरोटिड ग्रंथि जो हमारी ये गाल है, गाल, अब लोगों ने, जब आप लोग महसूस करें कि जब हम लोग खाना को खाते हैं या ग्रहण करते हैं तो गालों के पास से एक लिक्विड फॉर्म में एक तरल पदार्थ स्रावित होता है, तो वो है पैरोटिड, ठीक है। तो पैरोटिड कहाँ से निकलते हैं? वो निकलते हैं अपने गालों के पास से, या यूं कहें कि ये कानों के नीचे से भी हम इनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे गालों के पास से। और जो ये पैरोटिड होती है यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, ये आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है। दूसरी यदि हम बात करें सबलिंगुअल, लिंगुअल मतलब विज्ञान में लिंगुअल को बोलते हैं जीव, मतलब जीव को विज्ञान में लिंगुअल बोलते हैं, ठीक है। तो जो सबलिंगुअल मतलब जो जीव के नीचे वाला हिस्सा है उसमें पाई जाएगी सबलिंगुअल, ठीक है। तो जो सबलिंगुअल की यदि हम बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है? जीभ के नीचे, जीभ के नीचे, ठीक है, जीभ के नीचे पाई जाएंगी सबलिंगुअल, ठीक है। और इनकी यदि हम बात करें तो यह होती है सबसे छोटी लार ग्रंथि। कैसी होती है? सबसे छोटी लार ग्रंथि, ठीक है। अब हमने क्या क्या देखा? सबसे बड़ी देख ली तो वो पैरोटिड है, जीभ के नीचे वाली ग्रंथि है सबलिंगुअल,
ठीक है, ये सबसे छोटी है। और जो ये सब मैक्सिला है, सब मैक्सिला, इसका एक और नाम भी है सब मैंडिबल, सब मैंडिबल, ठीक है। तो जो ये सब मैंडिबल या सब मैक्सिला है, ये पाई जाती है अपनी जबड़ों के पास। जो जे वाला हमने अभी आपको बताया था कि शरीर की सबसे मजबूत अस्थि या हड्डी कौन सी है, तो वो है मैंडिबल, ठीक है। तो ये कहाँ पाई जाएगी? जबड़ों के पास पाई जाएगी, ठीक है। तो ये पाई जाएगी अपने जबड़ों के पास। और ये किस प्रकार की होगी? ये मध्यम आकार की होगी, सीधी सी बात है। सबसे बड़ी देख ली हमने, सबसे छोटी, और ये मध्यम प्रकार की, मध्यम आकार की होगी, ठीक है। तो ये हमने देख ली है कि मानव शरीर में लार ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, ठीक है। पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलर, ठीक है। अब एक चीज़ और, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अभी हम थोड़ी सा और ग्रंथियों के बारे में देखेंगे। यदि हम ग्रंथियों की बात करें तो ये प्रकार कितनी होगी? प्रकार तो अभी हमने आपको बताया था, प्रकार होगी, यह है 3 प्रकार के, ये है, ठीक है, 3 प्रकार के। यदि हम इनकी संख्या की बात करें तो कितनी जोड़ी पाई जाती है? तो 3 जोड़ी ही पाए जाएंगी। अभी हम आपको बताते हैं गिनवा, ठीक है। 3 जोड़ी पाए जाए। और यदि देखो 3 जोड़ी तो एक में 2 पेयर, तो टोटल इनकी संख्या कितनी होगी? टोटल यदि हम इनकी संख्या की बात करें तो वो होगी इनकी संख्या 6, ठीक है। तो ये आपको इनके प्रकार देखना है, ठीक है। लार ग्रंथियों के बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है, ठीक है। और अब इसके बाद जो लार ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियों के बाद हम जो चर्चा करेंगे तो वो करेंगे अपने, ठीक है। तो इसके बाद जो हम टॉपिक की बात करेंगे वो जीभ के बारे में करेंगे, लेकिन अभी ग्रंथियों के बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन और देना थी। जैसे यदि हम एक दिन में मानव शरीर में मतलब कि कितनी लार स्त्रावित होती है, इस बारे में देखें तो याद रखना है कि एक पूरे दिन या 24 घंटे में कितनी लार स्त्रावित होती है, तो वो होती है लगभग लार स्त्रावित होती है, तो वो होती है लगभग 1.5 लीटर के आसपास। आपको यदि इस चीज पर विश्वास ना हो तो एक दिन आप लोग क्या करना है, एक बोतल लेना, ठीक है, और उसमें दिन भर थूकना, तो उसमें आपको पूरे दिन का जो एवरेज निकलेगा वो 1.5 लीटर के आसपास जरूर निकलेगा, ठीक है। तो लार स्त्रावित होती है लगभग कितनी? 1.5 लीटर, ठीक है। अब थोड़ी हम लोग लार ग्रंथियों में थोड़ी हम लोग क्या करेंगे, एंजाइम को देखेंगे, इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमको यह समझना है कि ये एंजाइम क्या है। तो एंजाइम होते हैं जैव उत्प्रेरक। क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक होते हैं एंजाइम। ये क्या करते हैं? यह अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। इनका कार्य क्या होते हैं? यह जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं? यह अभिक्रिया की, या यूं कहें कि अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब यदि हम इनमें एंजाइम की बात करें तो सबसे पहला जो एंजाइम है वह होता है, लार में सबसे पहला एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेस। सलाइवरी एमाइलेस, सलाइवरी एमाइलेस। अब इसका कार्य क्या होता है? तो जो सलाइवरी एमाइलेस एंजाइम होता है, इसका कार्य स्टार्च को, जो हम लोग स्टार्च के रूप में जो भोजन कहाँ से मिलता है, स्टार्च, जैसे आलू हो गए, इन सब जो प्रोडक्ट को हम लोग करते हैं, तो ये होता है स्टार्च। तो इनका जो कार्य होता है वो होता है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करते हैं। परिवर्तित करते हैं किस में? तो वो करते हैं माल्टोज में, ठीक है, वो करते हैं माल्टोज में परिवर्तित, ठीक है।
स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य होता है सलाइवरी एमाइलेज। ये आप 2-2, 3-3 बार पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरी यदि हम एंजाइम की बात करें तो वो है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम हमने आपको जब कोशिका का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे उसमें बताया था कि लाइसोजाइम एंजाइम है, जब हमने वहाँ लार ग्रंथि की चर्चा की थी। और एक लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम का कार्य कोशिका में क्या होता है कि बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम। तो ये लाइसोजाइम क्या करेगा? तो यह भी जो भोजन हम लोगों ने मुंह में डाला और लार के द्वारा जो लाइसोजाइम एंजाइम स्रावित होगा, तो वो लाइसोजाइम उस भोजन में जो कीटाणु या बैक्टीरिया होंगे तो उसको नष्ट करने का कार्य करेंगे। ठीक है, कीटाणु या बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य, नष्ट करने का कार्य। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें, ठीक है, यहां हम लोगों ने 2 एंजाइम देख लिए। इसके बाद जो हमारा तीसरा एंजाइम है, तो तीसरा जो एंजाइम है वह है H2O, मतलब जल, H2O प्लस म्यूकस। ये कार्य क्या करता भोजन में? इसकी महत्वपूर्ण एक भूमिका हमको देखने को मिलती है। ये क्या करता है कि भोजन को चिकना एवं मुलायम बनाता है। ठीक है, चिकना एवं मुलायम बनाता है, चिकना एवं मुलायम बनाता है। मतलब जो अब हम लोग खाना खाते हैं और उसमें जो चिकना और मुलायम बनाता है वो एंजाइम है H2O प्लस म्यूकस। ठीक है, इसके बाद हम अपने लास्ट एंजाइम की बात करें तो वो है लवण। लवण भी पाए जाते हैं। तो लवणों का काम क्या होता है? उनका काम यह होता है कि यह भोजन के पीएच को नियंत्रित, पीएच मान हम लोग जानते हैं अम्लीय या क्षारीय, पीएच को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, करते हैं, या इसमें हम ये कह रहे हैं इनकी अम्लीयता को नियंत्रण करते हैं, अम्लीय या क्षारीयता को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, करते हैं। अभी हम कुछ इसके पीएच मान भी देख ले रहे हैं कि लार का पीएच मान क्या होता है, भोजन के पहले क्या होता है, भोजन के बाद क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना कि जो लार का पीएच मान होता है, लार का, यदि हम लार के पीएच मान की बात करें तो वो होता है लगभग 6.6। ठीक है, यदि हम भोजन के पहले, मतलब हम लोगों ने अभी भोजन नहीं किया तो उसके जो पहले का पीएच होगा अपनी किसका, लार का, तो वो होगा लगभग 7.4। ठीक है, और यदि हम भोजन कर लिया अब हम लोगों ने, तो भोजन करने के बाद का जो पीएच होता है तो वो कम हो जाता है। कितना हो जाता है? तो वो होता है लगभग 5.8 के लगभग। ठीक है, तो आज हम लोगों ने मुख गुहा में हम लोगों ने 2 चीजें कंप्लीट करी हैं। एक तो दांत कंप्लीट किया है और दूसरा लार और लार ग्रंथियों को हम लोगों ने विस्तृत तरीके से देखा है। इनको आपको 2 से 3 बार याद करना है, आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली चर्चा हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तो कल के टॉपिक में हम लोग जीभ के बारे में देखेंगे और ग्रसनी ग्रसनाल को भी देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।